डॉक्टर श्रीकांत जोशी से मेरी मित्रता लगभग 30 साल पुरानी है। मैं केंद्र सरकार की सेवा में था और मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली से पुणे हुआ था। अचानक मेरी आंख में ना जाने क्या तकलीफ़ हुई। ऑफिस के कुछ लोगों से पूछा तो उन्होंने डॉक्टर जोशी का नाम सजेस्ट किया। इस तरह पहली बार मैं डॉक्टर जोशी से मिला। डॉक्टर जोशी का पॉजिटिव अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगा। चेहरे पर गंभीरता, बातचीत में सॉफ्टनेस और पेशेंट के प्रति जेन्युइननेस डॉक्टर जोशी में देखने को मिला। इसके बाद कई बार हमारी मुलाकात हुई और कभी कभी हम फ़ोन पर भी बात कर लिया करते थे। 17 साल पहले हम दोनों ने मिलकर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है लीगल बाउंड्रीज इन ऑफ्थेल्मोलॉजी। मुझे आज भी याद है किस तरह हम दोनों पुस्तक के लिए समय निकाला करते थे। रात को 10 बजे के बाद फर्ग्यूसन कॉलेज रोड के किसी रेस्टोरेंट में मिलना या कभी कार में ही बैठकर चैप्टर्स को डिस्कस कर लेना। आज भी वो सभी छोटी छोटी बातें याद आ रही हैं। वक्त बीतता जाता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं और बड़े बूढ़े होने लगते हैं। डॉक्टर जोशी की बेटी डॉक्टर देविका MBBS MS ऑफ्थेल्मोलॉजी DNB FICO अब एक सुपर स्पेशलिस्ट आई सर्जन बन गई है। I remember when we just passed and tried to convince the patient for the operation. उस वक्त उनको ऑपरेशन कर लेने के लिए ही बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वो ऑपरेशन से इसलिए डरते थे कि आँख की रोशनी चली जाएगी। अब दिन बदलते जा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अभी अलग अलग मशीन्स का कन्विंस करना, उसके फ़ायदे तोटे बताना या तो मशीन का सुपीरियरिटी है कि नहीं ये कन्विंस करना, ये बातें बदलती जा रही है। पिछले 30-35 सालों में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखा और ये अडेप्ट करते हुए पेशेंट्स को काम करते करते कन्विंस करना, इससे हमारी शायद बात करने की आदत और हमारी कौशल्य उसमें बढ़ गया शायद। और उस वक्त जब नए से लेंस इम्प्लांट 1990s में आ गया और मैं मेरे नसीब से इंग्लैंड जाके वो सीख के भी आ गया, मूरफील्ड्स आई हॉस्पिटल में और अलग अलग वहाँ के डॉक्टर्स के पास जाके, तो वो बताने में पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो बोलते वो आँख में कोई मत डालो कुछ चीज़, उससे आँख का नुकसान होगा। तब इंट्राओक्यूलर लेंस डालना यही हमारे लिए बहुत कोशिश करके बताना पड़ता था। अलग बात थी कि वो लेंसेज भी हमें पुणे में नहीं मिलती थी। हमें वो दूर दूर गांव से कलकत्ता अहमदाबाद से लाके पेशेंट्स को प्रोक्योर करने में भी 8 दिन जाते थे। फिर भी हमारी कोशिश थी कि हम पेशेंट को मॉडर्न कुछ दे और हमने जो सीखा है उससे उनका फ़ायदा हो। धीरे धीरे वो इंट्राओक्यूलर लेंस इस्टेब्लिश हो गया। उसके साथ साथ हमारे लिए भी काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट बदलते गए। शुरू में माइक्रोस्कोप्स अच्छे नहीं थे, फिर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप थोड़ी अच्छी कीमत में हमें मिलने लगे। चश्मे के नंबर के मशीन्स आ गए जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने ड्यूटी निकाल दी, तो हमें वो भी पेशेंट को पहुंचा देने में कोई दिक्कत नहीं हुई। सालों पहले हम गांव-गांव जाके संडे को उन गांव के अच्छे बड़े डॉक्टर के पास पेशेंट देखते थे, लेकिन सभी ऑपरेशन की फैसिलिटी वहाँ निर्माण करना अच्छा और मुमकिन नहीं था, तो कुछ दिनों के बाद उन्हें पुणे बुलाना पड़ता था। अभी इतनी अच्छी सब जगह फैसिलिटी हो गई है, कम से कम महाराष्ट्र में, कि हर 40 किलोमीटर पर अभी आँख का हॉस्पिटल है। वहाँ इक्विपमेंट काफ़ी सारी अच्छी है। कई बार हमें ऐसे बाद में जैसे परिस्थिति बदलती गई, ऐसे लगा कि अभी नए पास हुए डॉक्टर क्यों नहीं करते। शायद उन्होंने लाखों रुपए फ़ीस भरा है और उनको हर दिन हर मोमेंट फ़ीस मिलाने के लिए है। हमारा नसीब अच्छा था कि मेरिट से हम गवर्नमेंट कॉलेज तो गए, लेकिन वहाँ फ़ीस सचमुच कम थी। हमारे वक्त तो 200 रुपये टर्म फ़ी थी, हॉस्टल की फ़ी 50 रुपये महीना था, तो हमारे घर वालों को भी और हमें भी वो बर्डन नहीं रहा। सुबह 5 से 7 हम हॉस्टल्स में खुद के लिए पढ़ते थे। 7 के आगे अपना सब संभाल के 8 के आगे हॉस्पिटल वर्क पढ़ाई शुरू होती थी। शाम को 7 से 12 बजे तक हम कॉलेज लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते थे। इसकी उस वक्त तो शायद पढ़ने की एक झिंग थी, बोलते हैं कि ड्राइव है, करना ही चाहिए, इसके बिना कोई चारा नहीं है। लेकिन इससे अच्छी आदत ये हो गई कि सुबह 5 से रात के 12 तक हम काम करना सीख गए। अपने जिस चीज़ का इंटरेस्ट है वो काम करना सीखे। एंड्योरेंस बढ़ गया और डिसिप्लिन भी आ गई।
ये सब चीज़ें हम बहुत कम खर्चे में करते थे। इसके लिए किसी को हम परेशान नहीं करते थे और खुद के खुद करते थे। Ophthalmology is a fast evolving field and there are various subspecialties offering new things each and every day. Laser vision correction or refractive surgery is one such subspecialty which has new things to offer every day. I did my Mastery of Surgery in Armed Forces Medical College, which gave me basic training in ophthalmology and ophthalmic surgery, which I have been able to use on a day-to-day basis. After that, during my fellowship of the International Council of Ophthalmology in Bern, in the University Eye Hospital, I came in contact with various colleagues who had experienced the world over dealing with various cases and especially adding to my knowledge of refractive surgery. Refractive surgery is a new field in ophthalmology and is evolving every day with new machines, new techniques coming in every day, making surgery more precise, more fine, and especially a smooth process for the patient. I have been trained to do LASIK, femto-LASIK, SMILE, ICL, and I find it a very rewarding subspecialty to be in. That is because once a patient with a very high minus number comes out of the theatre after reducing the power by all these techniques, he is very happy, his quality of life has improved, his outlook on life has improved, and his outlook, his friends' outlook about him has also improved, which gives him renewed confidence. I think that is a very important thing for every person in his respective field. My father, Dr. Shrikant Joshi, is an ophthalmologist. He's been practicing since more than 30 years, and his guidance has been very helpful for me right from my school days, because I think I never wanted to be anything else but a doctor. Being a doctor is not just about reading all those books and being able to carry forth with the curriculum. It requires few other things, like you may have to stay away from your family, you have to stay at hostel, the food may not be great, you may not be able to make friends earlier, but you do catch on with that. And I think at every point of that challenge, my dad has inspired me at every step of those the whole process. In terms of ophthalmology, he apart from being my father, he's a very great teacher to me, because he's the kind of teacher who will say that okay, do this, do that. He will not come in and say that okay, now I'm taking over and I will finish this case and then I'll just go off. He's like he'll stand outside, he'll guide you, do this, do that, and then ultimately he'll be kind of driving from the back seat, I can say, and you're the front seat driver, but ultimately he'll pull you through the whole course smoothly. So I think that's a very important point of him as a teacher, not only just for me, for several other colleagues, my seniors, my juniors. So this is a slit lamp which every ophthalmologist uses to examine the eye. I think this is a very basic and integral part of the eye examination. There are various techniques used to check the pressure of the eye. So this has been the technique for several years. This is called the sciastonometer, but now I think people no longer use it as much, because now we have the applanation tonometer, which is a much more accurate method of checking the eye pressure and is still the gold standard for checking the eye pressure. So with the slit lamp, apart from checking the intraocular pressure, we can see the details of the eye in a very magnified manner, where here we have a 3-step magnification to see all the structures of the eye from front to back. Apart from that, we are able to see the retina of the eye with the help of slit lamp biomicroscopy 90D lens, and hence we can examine the eye in total. कई सालों से हम पेशेंट को कन्विंस करते थे कि ग्लॉकोमा से आपकी नज़र रोशनी चली जाती है, आप कुछ ना कुछ करो, लेकिन पेशेंट को वो मालूम होता था लेकिन उसको दिखा नहीं सकते थे। तो अभी ये इतने सारे स्कैन आ गए जिसमें हम पेशेंट का क्रॉस सेक्शन दिखा सकते हैं, डायमेंशंस बता सकते हैं, उसकी आँख का दोष कहाँ है ये दिखा सकते हैं, उसकी आँख को मोतिया बिंदु कहाँ है वो भी दिखा सकते हैं। और इस वजह से पेशेंट को आदत हो जाती है कि डॉक्टर आप मशीन पे देख के करो। उसमें थोड़ी दिक्कत है कि हर वक्त मशीन पे दिखाने से ही वो मान लेते हैं, लेकिन जब भी ये होता है पेशेंट को अपनी मर्जी से ट्रीटमेंट लेने के लिए हमें कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
जैसे कि पुराने दिनों में डॉक्टर की पर्सनैलिटी पे बहुत डिपेंडेंट था। अभी मशीन हो और डॉक्टर ने सिर्फ एलिसिट किया या आपका फाइंडिंग है, तब भी पेशेंट कन्विंस होता है। तो शायद थोड़ा मशीन्स हैव टेकन ओवर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नाउ टेकिंग ओवर। इसमें डॉक्टर को कोई ईगो प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं पेशेंट को पूरी तरह से, अगर पेशेंट की डिटेल्स मालूम हो, ट्रीटमेंट की डेप्थ मालूम हो, तो जिस चीज़ का सहारा लो हमारे लिए वो काफ़ी अच्छा है। शुरू के 5-10 साल प्रैक्टिस में पूरा इन्वॉल्व होने के बाद कुछ ख्याल आया कि अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। लेकिन उस वक्त बहुत सारे दोस्त भी उसी तरह अपने अपने काम में व्यस्त थे। कई दोस्त डॉक्टर थे, कई डॉक्टर नहीं भी थे। कॉलेज के दिनों में हमने आर्ट सर्कल में काफ़ी इंटरेस्ट लिया था। उस वक्त हम साथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे या सीखने जाते थे। हमने काफ़ी सारे नेशनल रेप्यूटेड लोगों के प्रोग्राम्स अटेंड किए थे। कुछ उस तरह खुद के प्रोग्राम बनाने में भी हमने सोचा और 5-6 दोस्त मिलके बहुत गलत तरीके से हो, कुछ भी हो, क्वालिटी हो ना हो, अपनी तरफ से पूरा संडे बनाते थे और उसमें गाना बजाना खाना सब साथ करते थे। कुछ दिनों बाद हमारे घर वाले भी उसमें थोड़े ज्वाइन हो गए और घर के इन्वॉल्वमेंट के बिना ये करना मुश्किल भी था। तो कॉलेज के दिनों में हम काफ़ी सारे खेल खेलते थे और उसमें अच्छे स्कोर करते थे। तो कॉलेजिएट भी खेले थे, नेशनल लेवल पे भी खेल दिए थे। तो हमने एक अच्छा कैरम खरीदा 2-3 दोस्तों ने मिलके और हम पूरा संडे दोस्त उनके फैमिलीज़ को लेके 6-6 12-12 घंटा कैरम खेलने लगे। जब कॉलेज में थे तो हम नेशनल चैम्पियन भी थे। उसमें प्रोफेशनल स्ट्रेस का रिलीफ भी हो गया। घर वालों को भी लगने लगा कि अरे इनको अलग कुछ आता भी है। तो कुछ दिनों तक ये करने के बाद सोचा कि कॉलेज के दिनों में ट्रेकिंग भी करते थे, स्पोर्ट्स करते थे, वो कहाँ गया। तो उसके लिए अभी पुनः जैसे बढ़ता गया थोड़ी जगह ढूंढनी पड़ी। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों ने मिलके एक फार्म हाउस लिया और वहाँ हमने स्विमिंग पूल बनाया खुद का और वहाँ जाके हम स्विमिंग की काफ़ी सारी अच्छी प्रैक्टिस करने लगे। फिर पूना में नए नए चीज़ें आती है, ट्रायथलॉन कि साइकिलिंग करो 20 माइल, फिर रनिंग करो, फिर स्विमिंग करो। तो अपना फिज़िकल फिटनेस एंड्योरेंस बढ़ाते बढ़ाते इसमें आनंद लेने लगे। कुछ दोस्त अच्छे करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते, लेकिन साथ में रहते हुए पूरा दिन अच्छा बीत जाता है और प्रोफेशनल लाइफ में से थोड़ा अभी हमें रिलीफ आने लगा है।